आज हमारा पार्ट 3 है सिंधु सरस्वती सभ्यता। और हाँ, आज इसका जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक संगठन। यानी कि उस समय भी क्या राजनीतिक संगठन थे या नहीं थे, इसके बारे में हम जानेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो राजनीतिक संगठन है, इसके ऊपर कोई खास और पुख्ता सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस समय शासन व्यवस्था होगी, क्योंकि बगैर राजनीतिक संगठन के हुए इतने बड़े साम्राज्य का आखिर विस्तार कैसे हुआ, इतने बड़े साम्राज्य का बसाव कैसे हुआ, लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रहते थे। ठीक है, ऐसे सब प्रश्न उठते हैं। तो इसके लिए राजनीति का होना बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारे भारत में शांति क्यों है, या फिर किसी से कोई भी नियम कानून बनता है ऐसा क्यों बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का होना जरूरी है, लेकिन इसको कोई पुख्ता सबूत इसलिए नहीं मिल पाया है ना, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय के जो लोग थे, उन्होंने जो चीजें लिखी है वो ऐसे ऐसे गूंज के चले गए हैं गधे सब। गूंजने के कारण हमको दिखाई तो समझ में किसी को कुछ आता नहीं कि क्या गूंजे हैं, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए हैं कि वो थी या नहीं थी। मतलब अपने ही मन से हम तुक्का भिड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों के बारे में जानेंगे। पहला, शासन पद्धति। अगर उस समय शासन पद्धति कैसी थी, अगर पहली बात तो यही पुख्ता सबूत नहीं है कि राजनीतिक संगठन था कि नहीं, लेकिन एक तरह से माना गया है, तो फिर शासन पद्धति उनकी कैसी थी, यानी वो किस प्रकार से शासन क्या करते थे। तो इसके ऊपर कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण लोग व्यक्ति थे। युद्ध में उनका ज्यादा रुचि नहीं था, हल्ला झगड़ा करना, किसी से पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करके उसको जीत लेना, साम्राज्यवादी नीति, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, ऐसा उनका कोई भी विचार नहीं था। ठीक है, बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, मैंने पहले भी आपको बताया है। एक रफली मैप, ठीक है, सिंधु नदी और इसके चारों तरफ जो बसे हुए लोग थे, उन्हीं को यहाँ पर जितने भी लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो शासन पद्धति था बहुत ही अच्छा था। वो किसी पे भी मतलब कहा जाता है वहां पे प्रत्येक वर्ग के लोग रहा करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे जो लोगों के कंकाल पाए गए हैं, जो नस्ल पाई गई है, उनको उनकी जब पड़ताल की गई तो पता लगा कि वो उनमें द्रविड़ भी थे, प्रोटोजोवा कह रहा हूँ, प्रोकैम्ब्रियन भी थे, उसमें द्रविड़ भी थे, आर्य भी थे माना जाता है, साथ ही साथ उसमें जो वहां के बासिंदे थे वो भी थे। तो मतलब उनमें शांति प्रिय भावनाएं थी, वो किसी से युद्ध नहीं किया करते थे, आपस में कार्य किया करते थे मिलजुल के, किसी के साथ कोई भी भेदभाव का कोई भी विचार यहाँ पे कोई मिलता नहीं है, ऐसा कोई सबूत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीयकरण। क्या वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण था सिंधु घाटी सभ्यता में? ये प्रश्न काफी ज्यादा प्रमुख और महत्वपूर्ण है कि वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण था। तो माना जाता है कि वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण आधा ही था। पूर्णतः सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में भी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि सबके हाथ में थी। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ स्थान थे, इतना इलाका जैसे कहलाता था हड़प्पा। ठीक है, एक तरह से समझ लो हड़प्पा, तो इसमें कई शहर हैं। क्या एक राजा पूरे हड़प्पा को संभाल पाता? नहीं संभाल पाता। इतने बड़े विशाल क्षेत्र थे, शहर थे उस समय, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनको नहीं संभाल पाता। उसने विकेंद्रीय व्यवस्था के तहत क्या किया, हर एक शहर में ना एक एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया होगा, और वो अधिकारी उन पूरे शहर की जिम्मेदारी लेते होंगे। फिर उसके बाद से जो उस शहर में, उस अधिकारी भी एक पूरे शहर को नहीं संभाल सकता। यहाँ पे एक आदमी से अपना घर की पत्नी नहीं संभालती है, तो वो पूरे शहर को क्या संभालेगा। तो एक अधिकारी क्या करता होगा, वो अपने अधीनस्थ और भी अधिकारियों की नियुक्ति कर देता होगा, और उसके नीचे कर्मचारी होते होंगे। इस तरह करके पूरा व्यवस्था संभाला जाता होगा। कर्मचारी अधिकारी को, अधिकारी अध्यक्ष को, अध्यक्ष मंत्री जो भी हुआ करते थे, उससे तो माना जाता है यहाँ पे कुछ नहीं था। जो भी प्रमुख होता होगा केंद्रीकृत सत्ता में, जो एक व्यक्ति होगा जो ऊपर होगा सबसे पीक पर, उस व्यक्ति को ये बात पहुंचाई जाती होगी कि हाँ यहाँ पे सड़क बनानी है, नालियां बनानी है, नहर बनाना है, तालाब बनवाने हैं, कुएं खुदवाने हैं, जो कुछ भी हो तो वो समझ में आता होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे शासन विकेंद्रीकरण का और केंद्रीकरण दोनों प्रकार के थे। ठीक है, अगला पॉइंट है एक ही शासन सत्ता।
क्या एक ही शासन सत्ता थी, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास शासन था? तो ऐसा कहा जाता है कि देखा जाए तो हाँ, नियम कानून बनाने वाला कोई एक ही व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घर पाए गए हैं, जो सड़कें पाई गई हैं, घर, सड़कें, नालियां, मकान, नहर, तालाब, कुएं आदि प्रमुख जितनी भी चीजें पाई गई हैं यहाँ पर, उन सबको एक निश्चित ईंट, दरवाजे, खिड़कियां, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सबको एक निश्चित मापतोल, एक मात्रा के हिसाब से, एक दिशा के हिसाब से, मतलब आज के टाइम में हम जैसे अब नए शहर बस रहे हैं ना, आप देख सकते हो, जो गुजरात के अंदर बस रहा है उसको देख सकते हो, और भी बहुत सारे नए शहर बस रहे हैं। उनको क्या किया जा रहा है? पहले ही प्लानिंग कर ली जा रही है कि किस तरफ लोगों के घर होंगे, कैसे दरवाजे होंगे, कितने चौड़े चौड़े, मतलब अब प्लानिंग करने के बाद पूरे शहर को बसाया जा रहा है। ठीक है, हमारा अभी वर्तमान में जो नया नया शहर बसा है, चंडीगढ़ जो सबसे प्रमुख शहर है, वहां पे आप जाएंगे घूमने तो देखेंगे सबकी नालियां सीधे आ रही है, सबके घरों सुचारू रूप से मतलब सारा काम कर दिया गया है। पहले ही सीवेज लाइन, हमारे शहर की तरह नहीं कि कभी वहां पे गड्ढा खोद दिया किसी ने, कहीं कहीं पर गड्ढा खोद दिया, कभी लाइट जा रही है तो कभी पानी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सब कुछ व्यवस्था के तौर पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे मिली है, जिससे माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति अगर शासन में नहीं होता, अलग अलग व्यक्ति होते तो सब अपना अलग अलग अपने हिसाब से बनवाते, लेकिन एक ही व्यक्ति शासन में था, इसलिए उसने अपने हिसाब से सब कुछ सही बनाया है। ठीक है, उसके बाद से अगला जो पॉइंट कहा गया कि इनके आर्थिक संगठन, यानी कि धन की पूर्ति ये कहां से किया करते थे? आखिर ये इतना सारा उन्होंने वो किया है, उपलब्धियां प्राप्त की है, इन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध था, इनका साम्राज्य हर तरह से फल फूल रहा था, बेगर धन के कुछ भी नहीं होता। तो धन आखिर इनके पास कहां से आता था? इसके ऊपर अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है कि उनके पास धन कहां से आता था। तो उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि वो धन कहां कहां से कमाते थे। पहला और सबसे ज्यादा उस समय भी और आज भी भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है और पैसा कमाने में सबसे ज्यादा पैसा अब तो नहीं दे रहा है, लेकिन उस समय में यही एक चीज थी, वो थी कृषि। कृषि मतलब खेती, एग्रीकल्चर विभाग। उस समय में भी खेती का प्रमुख बहुत ज्यादा महत्व था और आज भी खेती का बहुत ज्यादा महत्व है। खेती आज भी भारत के अंदर 44-50, पहले 50 थी अब, लेकिन अब तो घट रही है। लोग उद्यमिता और इंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे उद्योग धंधे, सरकार भी उनकी बहुत मदद कर रही है इन सब चीजों में, तो वो अब कृषि से हट के दूसरा कर रहे हैं। नहीं तो कृषि का बहुत बड़ा, भारत की 54 से 55% जनसंख्या कृषि करती है, समझ गए, लेकिन अब घट रहा है धीरे धीरे। ये जो डाटा है अब ये नीचे स्कोर करता जा रहा है। ठीक है, और ये एक तरह से देखा जाए तो सही है। और मेरा कहना है कि कृषि में टेक्नोलॉजी जोड़ दिया जाए ना, तो कृषि भी उतना ही ज्यादा लाभदायक है जितना कि उद्यमिता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर बीए करके आप खेती करने चले जाओगे ना, तो कहेगा हाँ देखा बीए करके बकरी चरावता। गाना सुना है ना आपने भोजपुरी में, सेम वही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, समझ गए। तो अब विदेशों में देखोगे तो आप वहां पे लोग एग्रीकल्चर से पीएचडी करके जाके खेती करते हैं, क्योंकि वो पूरे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सारी मशीनों का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश की सोच ही कुछ अलग है, तो अब करें क्या। मगर आपको ऐसा नहीं होना है, आपको सब कुछ में चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो हम उनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही सुदृढ़ था, क्योंकि सिंधु नदी पास में ही थी और वो खेती ज्यादा तो करते नहीं थे, मगर जो गरीब तबके का परिवार था ना, वो खेती पर ज्यादा जोर दिया करता था। ठीक है, क्योंकि जो नदियों के पास जिनकी जमीनें हुआ करती थी वो उससे खेती कर लिया करते थे। ठीक है, और खेती से उनके भरण पोषण हो जाता था, अनाज को बेच देते थे जिससे उनके कैश भी आ जाता था, जिससे और सब चीजें खरीदी जा सकती थी। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब उनके धन का एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया था कृषि, आज भी है और तभी भी था। अगला उनका जो था वो पशुपालन। आपको पता होना चाहिए कि कृषि से ज्यादा कमाई पशुपालन में है, लेकिन हमारे भारत के अंदर पशुपालन कोई करना नहीं चाहता। गाँव में सरकार 12-12 हजार रुपया दे रही है बकरी खरीदने के लिए, बिहार के अंदर ये ज्यादातर मिल रहा है। ठीक है, फिर भी लोग बागू पैसा निकाल के और अपने काम में यूज ले लेते हैं। ये नहीं कि बकरी खरीदने के लिए दिए तो बकरी खरीद ले, नहीं। पशुपालन बहुत ही बढ़िया व्यवसाय था। उस समय में घोड़ा, हाथी, बैल, गधा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब पाल लिए जाते थे। ठीक है, अधिकतर सुअर को ज्यादा पाला जाता था क्योंकि उसके मीट खाने का उस समय प्रचलन ज्यादा था, लोग मीटों को खा लिया करते थे। ठीक है, तो मीटों को खाने के लिए उस समय मांसाहारी लोगों के भी साक्ष्य मिलते हैं जो कि मीटों को खाया करते थे। तो कुत्तों का ज्यादा, सुअर का ज्यादा प्रचलन था, लोग सुअर ज्यादा पाला करते थे। और घोड़े,
व्यापार के लिए गधे, व्यापार के लिए, वजन ढोने के लिए, इन सब चीजों के लिए लोग गधों को पाल लिया करते थे। घोड़े अगर दूर दराज के इलाके में ट्रेवल करना हो उस समय, तो उस समय BMW और ऑडी जैसी गाड़ी तो थी नहीं, तो लोग बाग घोड़ों पे ही जाया करते थे। ठीक है, तो इसलिए लोग बाग घोड़े जो पाल लिया करता था ना, उस समय घोड़े बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन घोड़े बिकते भी बहुत ज्यादा महंगे थे। ठीक है, घोड़ा जितना ज्यादा ताकतवर होता था उतना ज्यादा उसकी कीमत मिलती थी। ठीक है, तो पशुपालन उस समय बहुत ज्यादा किया जाता था, और ये भी उनके कमाई का एक जरिया था। घरेलू उद्योग, सिंधु घाटी सभ्यता में घरेलू उद्योग भी था। ये उस समय की बात है जब लोग इतने समझदार हो गए थे, बहुत सारी चीजों का वो जो बनाना है उसको, आजकल की महिलाओं को आप देख रहे होगे तो क्या किए हो, तो हमको कुछ नहीं आता है, खाना बनाने आता है नहीं आता है, फलाना ढिमका ये सब कुछ नहीं आता, बस क्रीम पोतना आता है। ठीक है, लेकिन जो घरेलू उद्योग थे पहले के टाइम में, लोग कढ़ाई बुनाई ऐसी सब ऊन से भी बिना जाता था, लोग बाग पर्दों के ऊपर बना दिया करते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें किया करते थे। उनके हाथों में हुनर होता था। ठीक है, स्वेटर बिन देते थे, टोपी बिन देते थे, हाथ में का ग्लव्स बिन देते थे लोग ऊन से। और आज के टाइम में लोगों से ये ऊन ही नहीं पता लोगों को कि ऊन भी होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, उस समय घरेलू उद्योग में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। घर पे ही मटकों का बनाना, चांदी के मटकों का बनाना उद्योग, और फिर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे भैंस वैंस जानवर होते हैं, बड़े जानवर, उनके गलों में ना एक पट्टा बांधा जाता है घंटी टाइप का। गांव इलाकों में जब आप जाओगे तो देखोगे भैंसों के गले में लोग पट्टा बांध देते, तो घंटी, उसमें और भी मोती के माले, छोटे वाले मोती नहीं रहे, उसमें बहुत बड़े बड़े मोती लगाए जाते हैं, तो मोती के माले उसमें ही गूंथे जाते थे। लोग उनको भी बनाया करते थे उस समय के लोग, और वो बिकता था मार्केट में, क्योंकि उस समय पशुपालन था। लोग अपने पशुओं को सुंदर लगने के लिए, या फिर जब वो चले तो छम 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 की आवाज आए, इसके लिए लोग खरीद के उसके गले में बांध दिया करते थे। ठीक है, तो उनका घरेलू उद्योग में ऐसा सब काम किया जाता था। लोग घरों पे ही ये सब महिलाएं कर लिया करती थी, पुरुष भी मिलके कर लिया करते थे, अच्छा कमाई था। जूते सिलने का काम हो गया जैसे कि, ठीक है, ये सब घरेलू लोग ही कर लिया करते थे। व्यापार और वाणिज्य, उस समय व्यापार, कुछ शहर तो इतने ज्यादा उन्नत थे व्यापार के क्षेत्र में कि आज के टाइम में मान के चलो मुंबई जैसे वो ज्यादा, इतना जितना मुंबई आज डेवलप है उस समय में वो इतना ज्यादा डेवलप थे। गुजरात के अंदर, गुजरात को शुरू से ही कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सारे व्यापारी वहीं से निकलते हैं। ठीक है, गुजरात में अंदर जो एक स्थान पाया गया है उसका नाम है लोथल, लिख देता हूं मैं, लोथल। यहाँ पर एक भोगवा नाम की नदी पाई गई है। ये नदी भी सिंधु घाटी नदी की ही है, लेकिन ये आगे आके इसमें गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, ये भी नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में सारे शहर ना उसकी सहायक नदियों के किनारे या फिर उसी सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो लोथल जो था ना, इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र था कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर है उनके दरवाजे सड़क के पीछे खुलते थे। मात्र एक लोथल ऐसा जगह था जहां पे घरों के दरवाजे सड़क के आगे खुलते थे, यानी कि व्यापारिक जगह है। अगर कोई सामान लाया है तो उसको घुमा के ले जाओगे, कौन टांग के ले जाएगा इधर से? उस समय जेसीबी तो, और वो क्रेन तो थी नहीं हाइड्रोलिक वाली कि इधर से उठा के उधर भी कर देगी, तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत का काम कौन करता था? तो लोग अपने घर का दरवाजा सामने ही रखे। एकमात्र ऐसा शहर था लोथल। ठीक है, यहाँ पे विदेशी मुद्राएं पाई गई है ईरान और इराक की। जो ईरान इराक आज के समय में स्थित है, इधर साइड में मिडिल ईस्ट की एरिया में, मुसलमान की कंट्री है, मोमडन की कंट्री है, वहां से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। इसके सबूत इससे मिलते हैं कि यहाँ पर के कुछ सिक्के यहाँ पर मिले हैं और यहाँ के कुछ सिक्के यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो व्यापार उस समय बहुत ज्यादा उन्नति पर था। लोग चांदी, सोना, रत्न, हीरे जवाहरात, पन्ना भी एक रत्न होता है, लाल, हरा, नीला, पीला तरह सा। लोग अंगूठी बना के पहनते हैं, कहते हैं कि किस्मत सुधर जाएगी, मगर उनको क्या पता किस्मत अंगूठी पहनने से नहीं, मेहनत करने से सुधरती है। ठीक है, उनको कितना ही कह लो, जिसके मन में ये बात घुस गई वो घुसी गई, वो कभी नहीं निकलेगी। मेहनत नहीं, वो अंगूठी पहनेगा जिंदगी भर फिर। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य बहुत ही बेहतरीन तरीके का था उनका। वो राजस्थान, ऊपर जम्मू कश्मीर, ईरान, इराक तक उनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो ये व्यापारिक वाणिज्य, कृषि वाणिज्य में भी बहुत ज्यादा उन्नति थी। नाप तोल माप, यानी कि जो हम तराजू यूज करते हैं उस समय, आज के टाइम में तो तरह तरह के तराजू आ गए, लेकिन उस समय में जो तराजू हुआ करते थे वो तराजू कुछ आपने देखा होगा, जो दिल्ली मुंबई के लड़के हैं उन्होंने तो नहीं देखा होगा। एक लठ गाड़ दिया जमीन में, यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे हुक हुआ करता था, हुक
जिससे ये ऊपर नीचे मतलब लचीलापन बना रहता था। और इसमें से रस्सियां लटकती थी, 3 रस्सी, और एक इधर पड़ रहा, ओहो, 3 रस्सी ये, एक इधर पड़ रहा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मगर आप ये समझिए, लो इसको भी बड़ा कर देता हूँ। लोग इसमें वजन रखते थे तो इधर का वजन का पता लग जाता था। तो इधर कोई खास वजन तो रखना पड़ेगा ना, जिसे हमें मालूम हो कि 2 किलो है ये, और इधर हमने गेहूं रखा और इसके बराबर हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि गेहूं कितना हो गया है, 2 किलो। तो ये जो वजन रखा जाता था वो उसको बटखारा कहते हैं आज के टाइम में। ठीक है, वेट करने वाला। ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत कम दिखता है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं वजन करने वाले। लेकिन उस समय में जो बटखारे भी मिले हैं वो लोग इतने ज्यादा समझदार थे। 64 इकाइयां मिली है उनके जमाने की, यानी 64 किलो तक हो सके तो वजन वो तोल दिया करते थे उस समय। ठीक है, और ये सबके सब 2-2 करके मिली है, 2, 4, 6, 8, 12। ठीक है, 2-2 करके सीक्वेंस में मिली है, 2-2, यानी हमेशा 1 पॉइंट ज्यादा की मिली है, डबल करके। ठीक है, तो बटखारे उनके जमाने के कुछ इस प्रकार के हैं। नाप तोल में भी उनकी मतलब समझ इतनी ज्यादा, विज्ञान बढ़ गया था, वो समझ चुके थे कि कितना का वजन कैसे होगा। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक सामान को देख के दूसरा सामान जब लिया जाता था, ये वो शासन नहीं था, ये वो समय नहीं था, ये वो समय आ गया था, इतने समझदार व्यक्तियों का समय आ गया था कि लोग अब वस्तु बटखारे को रखते थे और उसके वजन के हिसाब से उसमें वस्तु रख के बता दिया करते थे कि वो वस्तु का वजन इतना हो गया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन और आर्थिक संगठन में इतना ही है। और इसके बाद अब आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी समृद्ध सभ्यता, इतने टेक्नोलॉजी, उस जमाने में उनके पास इतनी समझ, इतना ज्यादा सूझबूझ, जो कुछ भी था, उसके बाद भी ये सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हम अगला जो क्लास है उसमें यही जानेंगे कि ये सभ्यता कैसे खत्म हो गई। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।